हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। दिस इज कृष्णा। आज की इस वाली वीडियो में हम मनी का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम फंक्शन और मनी सप्लाई इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मनी सप्लाई क्या होती है और फिर मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर कॉर्नर पे आपको आई बटन का साइन दिख रहा होगा, आप आई बटन पे क्लिक करके पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मनी के फंक्शन क्या होते हैं और मनी सप्लाई क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मनी फंक्शन क्या है। देखिए, मनी का जो फंक्शन है बहुत इजी है। आप अपनी डेली लाइफ में मनी के कौन कौन से फंक्शन है, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप काउंट करके मुझे बता सकते हो, बहुत सारे फंक्शन। बट मेनली जब आप स्टडी करते हो तो आपके मनी फंक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। अब यहाँ फिर मैं एक बात आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर 2 ही मेन फंक्शन होते हैं। अधिकतर बुक्स में आपको 2 मेन फंक्शन मिलते हैं, कहीं कहीं आपको ये फंक्शन देखने को मिलता है। बेसिकली ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शन सेकेंडरी से भी सेकंड लेवल के हैं, समझ लो। ठीक है, जो मेन फंक्शन है वो आपका है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है कॉन्टीजेंट फंक्शन। अब ये कॉन्टीजेंट फंक्शन का मतलब ये कभी कदार ऐसे फंक्शन जो मनी से जो है क्रिएट कर देती है, कभी कभी ऐसे फंक्शंस को कर देती है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मनी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपको एक कोड रखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। आपको अगर ये याद हो गई ना तो मनी फंक्शन आपको ऑलरेडी याद हो गया। इसको पढ़ने का तरीका कैसे है? मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि मनी जो होती है ऑल अबाउट इसके 4 फंक्शन है जो मेनली है। एक मीडियम जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड और अ स्टोर। एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन, फिर सेकंड टॉपिक है हमारा सेकेंडरी फंक्शन और थर्ड है हमारा कॉन्टीजेंट फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्राइमरी फंक्शन में 2 तरह के फंक्शन आते हैं। नंबर 1 आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और नंबर 2 आता है मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है और मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और मनी की ये कैसे फंक्शन है? क्योंकि प्राइमरी है, हमें इतना पता है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मनी के जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी वजह से मनी का जो है, यूँ कह सकते हैं आप, इवोल्यूशन हुआ है उसका। ठीक है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है मनी का टाइम पीरियड के हिसाब से। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे बताया था पेबल्स हुआ करते थे, उससे पहले काऊ हुआ करती थी, फिर बहुत सारे मटेरियल जैसे आयरन हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब के सिक्के चलने लगे। तो मनी का फंक्शन बार्टर सिस्टम को की जो डिमेरिट थी या यूँ कहे डिसएडवांटेज थे उनको खत्म करने के लिए किया गया है। सो डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए जो मनी आई, तो जाहिर सी बात है मनी के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं थी। सबसे पहली चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप कहोगे बार्टर सिस्टम के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। सर था, लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम थी मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको समझा रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या। देखो, मनी जो होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए आज के टाइम पर आपके पास मनी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहते नहीं है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर अगर आपके पास मनी है तो आपके पास सब कुछ है, राइट? आप हर चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं, आपकी जितनी भी आपकी नीड है या वांट है, ये सारी चीज़ें किससे आप फुलफिल कर सकते हो? आप मनी के थ्रू इनको फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पर ये जो फिगर बनाया गया है इसका मतलब ये है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो या आपको चाहिए, वो मनी के थ्रू ही मिलती है। और जो एक्सचेंज करते हो उसका बेस क्या होता है? मनी होता है। उसका बेस क्या होता है? मनी होता है। ठीक है, तो मनी एक बेस प्रोवाइड करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के बेसिस पे। ठीक है, अगला है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू से आप क्या समझते हो? देखो, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो मेजरमेंट चाहिए वो आपको कौन दे रहा है? मनी दे रहा है। कौन दे रहा है? मनी दे रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल 10 रुपए का है, तो ये मेजरमेंट कौन किया है? मनी ने ही किया है ना कि वो 10 रुपए का है। अब ये 10 रुपए का क्या मतलब है इसका? भाई जाहिर सी बात है इसके अंदर 10 रुपए की वैल्यू होगी, एक मेजरमेंट का तरीका है। जैसे आप डिस्टेंस को किससे बेसिस पे नापते हो? डिस्टेंस आप नापते हो ना कि किलोमीटर होती है, हेक्टोमीटर होती है, डेकामीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। ठीक उसी तरीके से भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को नापने के लिए आप मनी का सहारा लेते हो कि भाई कितना पैसा लग जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारी लाइफ में चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे पूछोगे कि सर आप कितनी फीस लोगे? यानी कि वो जो वैल्यूएबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगा, जो नॉलेज आपको देगा, उसकी नॉलेज के बदले उस नॉलेज को आप एक तरीके से वैल्यूट कर रहे हो कि सर आप कितनी फीस लोगे। अगर मान लेते हैं कि कोई टीचर आपसे कहता है कि भाई मैं मंथली आपसे 5 की फीस लूँगा एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी नॉलेज एक मंथ में वो आपको देगा उसकी वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है आपकी 5000 के नियर अबाउट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। देखो सेकेंडरी फंक्शन में 3 तरह के फंक्शन आते हैं। एक आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दूसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, एक एक करके तीनों को समझाता हूँ। देखो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, SDP। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के बारे में अगर आपने पहले भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कोई भी एक्सचेंज जो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे किया गया है। ठीक है, जैसे सपोज करो तुमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाकर के आज परचेज की है, लेकिन तुम उसकी पेमेंट अभी तुरंत नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, तुम चाह रहे हो कि थोड़ा सा टाइम डिफर हो। आज का जो करंट टाइम है हम इसमें पेमेंट ना करके हम 2 दिन या 3 दिन या 1 महीने या 1 साल बाद करना चाहते हैं। ठीक है, वॉट एवर यू वांट। अब मैं आपको बार्टर सिस्टम पे लेके जाना चाहता हूँ। बार्टर सिस्टम पे याद करूँ, अगर मैंने आपसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की और मैंने कहा मुझे अभी सपोज करो राइस मुझे चाहिए था और मैंने आपको आपका सामान दे दिया, मुझे राइस चाहिए था, मैंने कहा राइस आज ना देना, 1 साल के बाद देना। क्या ये राइस की जो कंडीशन है ये 1 साल के बाद वैसी एज इट इज़ ही रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ मुझे। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि एज इट इज़ रहे। ठीक, हो सकता है राइस खराब हो सकता है, भीग सकता है, उसमें कीड़े भी लग सकते हैं, है ना? टॉपिक समझ रहे हो ना तुम? तो ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आप सोचो एक आर्टिकल जो आपने आज बेचा है, आप उसकी वैल्यू मान लेते हैं 10,000 रुपये है, तो आप कहते हो भाई 1 साल बाद आप 10,000 रुपये मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मनी के होने से ये 10,000 रुपये आपको 1 साल बाद मिलेंगे, तब भी वो उतनी ही वैल्यू रखेंगे जितनी कि आज रख रहे हैं। बात समझ में आ गई नहीं? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको समझा दूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर के। आपको सैलरी के बारे में पता है? सैलरी आप काम करते हो 1 मंथ, ठीक है, लेकिन सैलरी आफ्टर 1 मंथ मिलती है आपको। ठीक है, 1 महीना कंप्लीट होने के बाद। सोचो 1 महीने तक आप, सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपये के लिए आपने काम किया है, 1 महीने तक आप 10,000 रुपये के लिए काम करते रहते हो। आपको ये विश्वास रहता है कि ये जो 10,000 रुपये मिलेंगे मुझे 1 महीने बाद, वो मेरी नीड को फुलफिल कर देंगे, वो मेरी नीड एंड वांट को फुलफिल कर देंगे। लेकिन यही बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। 1 साल के बाद जो अगर आपको राइस मिला ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही कंडीशन में हो जैसा कि वो उस टाइम पे था जब आपने परचेजिंग या एक्सचेंज किया था। समझ में आ रहा है ना? तो ये लेकिन 10,000 रुपये 1 महीने बाद मिलेंगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है मेरे को 1 महीने बाद 10,000 रुपये दे देना, इट्स ओके, मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शन है, पीछे देख लेते हैं फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये स्टोर ऑफ वैल्यू को ध्यान से देखना, ये वही वाली बात है, मैंने आपको पहले भी इसका एग्जांपल दे रखा है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? देखो बेटा, आपकी पॉकेट में ना, अगर मान लेते हैं आपकी पॉकेट में एक 10 रुपये का सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 साल बाद आप अगर इसे यूज़ करोगे, इस 10 रुपये के सिक्के को अगर आप 1 साल बाद भी यूज़ कर रहे हो, तो ये 10 ही रुपये की वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का सिक्का फिर 5 रुपये का बन जाएगा अपने आप। ये अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे से अराइज कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन करोगे कि सर मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, आज मैं 10 रुपये में 10 टॉफी खरीद पा रहा हूँ, लेकिन मैं 1 साल बाद 10 रुपये में सिर्फ 5 टॉफी खरीदूँ, तो 10 रुपये की वैल्यू तो 5 हो गई। नहीं, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को हमने इन्वॉल्व नहीं करना है। हमें ये देखना है कि क्या ये 10 रुपये की वैल्यू आज भी स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास कि नहीं रखा हुआ है। मान लेते हैं कि आज आप 10 टॉफी खरीद पा रहे हो, लेकिन जब आप 5 टॉफी खरीद पाओगे, तो इस 5 टॉफी को खरीदने के लिए भी तो आपके पास 10 रुपये होने चाहिए उस टाइम पे। तो ये 10 रुपये जो आपने 1 साल से बचा के रखे हैं, ये देखिए आज भी भले ही 5 खरीद रहा है, लेकिन 10 रुपये की स्टोर वैल्यू करके रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? मतलब जो मनी होता है ना, ये मनी अपने अंदर स्टोरिंग पावर होती है इसके अंदर। यही चीज़ बार्टर सिस्टम में नहीं होती थी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप अपनी गुड्स को क्या करते थे, बचा के रख रहे थे कि हाँ इसके अंदर वैल्यू रहेगी, स्टोर रहेगी, स्टोर रहेगी, स्टोर रहेगी। मान लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सड़ गई, खराब हो गई, गायब हो गई, अब क्या करोगे? क्या वो वैल्यू को स्टोर करके रख सकती थी? नहीं रख सकती थी ना, वो मर जाए, फिर उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं रह गई। रह गई क्या? चावल है, गेहूं है, कोई भी चीज़ है जो आप एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम पे, बार्टर सिस्टम पे जो गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सचेंज कर रहे थे, उनको स्टोर करने पे वैल्यू ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते थे, खराब होने के उनके चांसेस होते थे। लेकिन नोटों में, करेंसीज में जब से ये मनी इवॉल्व हुई है, तब से आप एक सिक्के को, भाई मेटल बहुत देर में रस्ट होता है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है, रस्टिंग उसकी बहुत देर में, बहुत टाइम लगता है उसको घिसने में, काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक के वो सस्टेन कर सकता है वैल्यू को अपने अंदर, ठीक है। इसलिए वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू जो है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, ठीक है, मनी का, ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू। अब थर्ड फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ये सर ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट का नाम तो सुना था, ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब समझ लो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होती है? सपोज करो मेरे पास एक घर है, ठीक है, ये मेरा घर है,
अब ये घर जो है ना मैं बेचना चाहता हूँ, और ये मैं बेचना चाहता हूँ मिस्टर राम को। मिस्टर राम को मैं ये घर अपना बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मुझे इसके बदले 10,000 रुपये दे दो। सपोज करो मैं 10,000 रुपये में बेच रहा हूँ अपना घर। मैंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का ध्यान से समझना, मतलब ये वैल्यू क्या भी मेरे घर मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता था, ये घर मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता था ना। मैं इसमें रहता था, मेरी फैमिली रहती थी, मुझे वेदर से, हर चीज़ से, धूप से, सबसे बचाता था। मैंने अपने पूरे घर को बेच दिया। अब इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या हुई, मैंने किसको ट्रांसफ़र कर दी, राम को दे दी। अब मैं तो क्या हो गया, मैं तो खुली आसमान में आ गया, मेरे पास तो कोई घर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको राम ने ये जो 10,000 रुपये दिए हैं ना, इसकी वैल्यू, घर की वैल्यू कन्वर्ट हो करके इन 10,000 रुपये के अंदर आ गई। अब ये 10,000 रुपये लेकर के आप कहीं भी किसी अनदर प्लेस पे जा करके अपना घर खरीद सकते हो। तो देख रहे हो किस तरीके से वैल्यू को ट्रांसफर कर दे रही है मनी। आगे बढ़े, अब हम आते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि सर ये कॉन्टीजेंट फंक्शन कौन कौन से हैं और क्या है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कॉन्टीजेंट फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, एंड थर्ड इज द बेसिक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। तो भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी क्या है? देखो भाई, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी ना तुमको तो अगर पढ़ना है तो तुमको एक बात पता होनी चाहिए। मैं इसको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ। बीकॉम के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, 12th के पर्सपेक्टिव से भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा यूटिलिटी का। आपने यूटिलिटी का एक टॉपिक पढ़ा होगा, याद होगा अगर तो, अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो। आपको पता है ना यूटिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी विच इज कॉल्ड TU एंड द अनदर वन इज MU, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता है ना, ये भी आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत की फैक्टर होता है मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटर्मिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंज्यूमर, मैं किसी भी कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ या आप अपनी बात कर लो, आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम कितना प्राइस देना चाहोगे? मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, या यूं कह लेते हैं कि ये एक आर्टिकल है, ठीक है, एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, इसका मैक्सिमम आप कितना प्राइस दोगे मार्केट में? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर MRP जितना होगा हम उतना देंगे। मैं कहता हूँ कि चलो कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही पीस है और इसके बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं इसके पीछे, लेकिन मार्केट में सिर्फ एक ही पीस है। अब आप इसके लिए कितना प्राइस देना चाहोगे? और ये सपोज कर लो कि ये है 10 रुपए का, ठीक है। तो आप, कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं 11 रुपए दे दूंगा, कुछ बोलेंगे कि नहीं सर मैं 12 देने को तैयार हूँ, कुछ कहेंगे अमीर हैं हम 15 दे देंगे। आपको पता है आप मैक्सिमम कितना पैसा इसके लिए दोगे? अगर इकोनॉमिक्स के रूल्स के हिसाब से देखें तो आप मैक्सिमम इतना पैसा दोगे जितना इसकी MU होगी। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा टॉपिक समझ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से। चलो 1 मिनट मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम उतना पैसा देना चाहते हो जितना उससे MU डिराइव होगी आपको। सपोज कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, कुछ टाइम के लिए हम बात कर लेते हैं कि हमने यूटिलिटी को मेजर किया है। सपोज करते हैं उस आर्टिकल को यूज करने के बाद आपको 10 यूटिल मिल रहा था। यूटिलिटी जो मिल रही है, मैं यूटिलिटी को कुछ टाइम के लिए मेजर कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यूटिलिटी जो आपकी है वो आपकी है 10 सपोज करो। तो आप इसके लिए सिर्फ 10 रुपए ही देना चाहोगे, मैक्सिमम उतना ही पैसा दोगे जितना उसकी यूटिलिटी होगी। बात समझ में आ गई? आप किसी भी आर्टिकल पे सिर्फ उतना पैसा खर्चा करना चाहते हो जिसमें आपको हर एक अगले, या यूं कहें मार्जिनल करेंसी जो आप यूज करोगे, हर एक अगले रुपए को उतना ही खर्चा करना चाहते हो जितने उससे यूटिलिटी डिराइव हो जाए। भाई जाहिर सी बात है, अगर इस आर्टिकल को यूज करके मुझे लगता है कि हाँ ये 10 रुपए के बराबर ही दे पाएगा, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इसकी मेरे लिए 10 होगी। तो 10 होगी तो मैं सिर्फ इसके लिए 10 ही रुपए तो दूंगा। अगर मेरे से कोई 12 रुपए देगा, कोई कहता है कि 12 रुपए दे दूँ, या मैं कहता हूँ मुझे 12 देना पड़ जाएगा, तो भाई मैं क्यों दूंगा? जब मुझे 10 यूटिलिटी दे रहा है और मैं 12 इसके लिए पेड कर रहा हूँ, तो मैं 2 माइनस में चल रहा हूँ ना। जाहिर सी बात है, मैंने 12 रुपए की पेमेंट कर दी, यानी कि मेरा पे किया है 12 रुपए, मुझे यूटिलिटी इससे अराइज होगी सिर्फ 10, तो मैं -2 रुपीज, ये 2 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे दिए उसको। अगला हमारा टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। अब आपको पता है भाई, जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। चलो इसको एग्जांपल के तरीके से, बहुत इजी है, समझ लो। देखो होता क्या है,
आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है? ये भी एक लैंड होता है, एक लेबर होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक कैपिटल होता है। ये 4 फैक्टर होते हैं। इन चारों को इनकम जो जनरेट होती है पता है ना? लैंड पे क्या होती है? रेंट होती है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। कैपिटल पे क्या जाता है? इंटरेस्ट जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे किस तरह के अकाउंट हैं? अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है ना, तो अकाउंटेंसी अगर आपने पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है, तो ये किस तरह के अकाउंट हैं? कमेंट सेक्शन में बताना ये किस टाइप के अकाउंट है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ये सब किस टाइप के अकाउंट हैं। क्या सब एक ही तरह के अकाउंट हैं? अगर हैं तो कौन से हैं, और अगर कोई अलग है तो वो कौन सा है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चारों चीज़ें आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब पेमेंट क्या करोगे? रेंट देना है तो रेंट देना है ना, रेंट तो बोल रहा हो, रेंट देना है। देते क्या हो? मनी। देते हो कि नहीं देते हो? वेजेस देना है, देते क्या हो? मनी। प्रॉफिट है, मनी। इंटरेस्ट देना है, मनी। अब इंटरेस्ट में आलू तो दोगे नहीं, पैसे ही तो दे रहे हो। अल्टीमेटली सब जगह मनी ही इन्वॉल्व हो रही है। ये यहाँ पर भी मनी ही दे रहे हो, आप देते पैसे ही हो। जैसे मान लेते हैं आप कहीं काम करते हो और आपको सैलरी मिलती है, कहने को वो सैलरी है, इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र खाता, नाम मात्र मतलब जिसका केवल नाम ही नाम है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं है। सैलरी को किसी ने देखा है क्या? सैलरी सिर्फ वर्ड यूज करते हैं। देते क्या है? हम पैसा ही देते हैं, मनी ही देते हैं, नोट ही देते हैं, सिक्के ही देते हैं। देते तो हम मनी ही है, नाम उसका सैलरी कर देते हैं, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वही चीज़ है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जो रेम्यूनरेशन आपने उनको दिया, इनकम मेथड से अगर आप उसको ही जोड़ दो तो वही नेशनल इनकम बन जाती है। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, एनवाई बाय इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हो तो क्या होता है? फैक्टर्स की इनकम को ही तो जोड़ लिया जाता है। तो एक तरह से नेशनल इनकम को मेजर करने में भी, अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम जो हमारी होती है, तो नेशनल इनकम को मेजर करने में मनी ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और मनी जब से इवेल्युएट हो जाता है तो हम कंपेयर भी कर पाते हैं बिटवीन 2 कंट्रीज कि हमारी नेशनल इनकम इतनी है, तुम्हारी इतनी है। बात समझ में आ गई? अगला है हमारा क्रेडिट सिस्टम का आधार, यानी कि बेसिक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। अब क्रेडिट सिस्टम क्या पता है? क्रेडिट का मतलब तुमको भी पता है, मुझे भी पता है सर। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और क्रेडिट का मतलब होता है गुडविल। ठीक है, तुम्हारी मार्केट में कितनी क्रेडिट है, कितनी पौवा है तुम्हारा कितनी ताकत है, तुम्हारा कितनी जान पहचान है, गुडविल। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट का मतलब हम उधार से ले रहे हैं। तो देखो यार भाई, आजकल का पूरा जो कॉमर्शियल सिस्टम है ना किसी भी कंट्री का, वो क्रेडिट सिस्टम पे ही चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब ये 1000, 1500, 2000 करोड़ का सामान खरीदती हैं तो पेमेंट कैश में कर देती हैं। वो पेमेंट क्रेडिट ही होता है, कुछ टाइम बाद होता रहता है धीरे धीरे। इन सब में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले आता है चेक, फिर आता है बिल, आता है, फिर आता है ड्राफ्ट। ठीक है, यही सब चीज़ें होती है ना। अब ये सब चीज़ क्या है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मनी ना हो, सपोज करो अगर मनी ना हो क्या ये काम कर पाएंगे? भाई आपने चेक काट दिया किसी को कि भाई अब मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकाल लेना। ठीक है, अल्टीमेटली चेक काटा भी किसके लिए गया है? पैसे निकालने के लिए ना। अल्टीमेटली ये चेक जो है ये इनडायरेक्टली वे में क्या दिलाएगा? पैसा ही तो दिलाएगा। और ये मनी ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करती हो, चेक किस नाम के काटोगे? तो बेसिक यहाँ इसीलिए हेडिंग दी गई है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब मनी अगर नहीं है तो बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम कुछ नहीं है, खत्म है। तो आजकल के टाइम पे जो ये चेक, बैंक और ये ड्राफ्ट होते हैं, ये सब इसी के बेसिस पे ही काम करते हैं। मनी खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर मनी आया तो बैंक आया, बैंक आया तो चेक आया, चेक आया तो एटीएम आया, एटीएम आया तो एटीएम कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड आया, फलाना धमकाना, जितने भी है ना ये सब ऐसे ही तो आ रहे हैं। मनी खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। सबसे पहली चीज, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो, तुम लोग बस जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हो ना, ऐसा मत करो। सबसे पहले चीज जो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की, स्टॉक ऑफ मनी, यहाँ लिख ले रहा हूँ, स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है,
हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब सिंपल सा है, देखो मनी सप्लाई की डेफिनेशन मैंने समझाई है तुमको, लेकिन उसमें से 2 पॉइंट मैंने निकाल करके रखे हैं, ठीक है। देखो मनी सप्लाई जो होती है ये रिफर्स करती है किसको, किसको रेफर कर रही है, ध्यान से समझना। मनी सप्लाई रिफर कर रही है स्टॉक ऑफ मनी जो कि पब्लिक के पास है, पब्लिक का मतलब जनता के पास, और यहाँ पर पब्लिक का मतलब सिर्फ आम इंसान नहीं है, यहाँ पर फर्म्स, इंस्टीट्यूशन और जितने भी लीगल एंटिटीज हैं वो सारी की सारी पब्लिक में ही काउंट होंगी, ठीक है। तो पब्लिक के पास जो पैसा है एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम पे, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मीन्स ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सचेंज करने के पर्पज से जो उन्होंने पैसा अपने पास रखा है या अपने बैंक अकाउंट में होल्ड करके रखा हुआ है कि हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो अकाउंट से निकाल करके पेमेंट कर देंगे, तो वही पैसे को आप मनी सप्लाई में काउंट करोगे। जो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होता है, याद रखना। जो आरबीआई के पास बैंक्स रखते हैं या आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ मैंने पब्लिक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड में यहाँ पर डेफिनेशन में पब्लिक लिखा हुआ है कि पब्लिक के पास जो पैसा है खर्चा करने के लिए और अपने बैंक में उन्होंने सेव करके रखा है, अल्टीमेटली वो भी खर्चा ही होना है, तो उसको आप मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई में काउंट करोगे। बात समझ में आ गई। अब सर ये स्टॉक ऑफ मनी क्या है, यहाँ एक एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। ये सपोज करो एक पानी की टंकी है तुम्हारी, इसमें पानी भरा हुआ है ये पूरा, और पानी इसके रास्ते से बह रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बहुत तेजी से बह रहा है, मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली इस टाइम पे कितना पानी बह रहा है, नहीं बता पाओगे। असल बह रहा है, अब कितना बह रहा है हमें क्या पता, टूटी है, खुली हुई है, बह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपकी टंकी में 1 जनवरी को कितना पानी था, तो आप ये मेजर करके इजीली बता सकते हो, हाँ टंकी फुल थी सर, और टंकी अगर 5000 लीटर की टंकी है मेरी, तो इसका मतलब 1 जनवरी को मेरे टंकी में 5000 लीटर पानी था। इजी है ना। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो पर्टिकुलर किसी डेट पे या किसी टाइम पे हम मेजर करके बता सकते हैं कि भैया इस टाइम पे इस डेट पे इतने पैसे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आरबीआई ने बोला कि अभी करंट टाइम में इतने करोड़ रुपए मार्केट में 2000 की नोटें हैं, तो कैसे बता दिया उसने कि 2000 की इतनी करोड़ नोटें हैं इस टाइम पर। ये स्टॉक ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है। मनी जो है ये स्टॉक, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इस वजह से बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में आपके 4 तरह के सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर ये यूज़ करते हो, ठीक उसी तरीके से मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 तरह के मेजरमेंट्स हैं, M1, M2, M3, M4। चारों को ध्यान से समझना क्योंकि अगर कंफ्यूज हुए तो भूल जाओगे, ठीक है। सबसे पहले M1 क्या है, M1 में वो कौन सी चीज़ें M1 में आएंगी, तो सबसे पहले लिखा हुआ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि आम जनता। आम जनता में कौन आ गया, सारे फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, आम आदमी सब आ गए, ठीक है। प्लस डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक, यानी कि हमारी जेब में जो पैसा रखा हुआ है, ये जेब वाला पैसे की बात कर रहा है, ये हमारे जेब या पर्स में या घर में मम्मी के पर्स में तिजोरी में जो रखा है, और हमने अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा करके रखा है थ्रू, आप कह सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट हो आपका, या आपका क्या हो करंट बैंक अकाउंट हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें जो आपने पैसा सेव करके रखा है उसको आप इंक्लूड कर लो, जोड़ लो, तो आप कहोगे कि सर आपके पास M1 आ गया। अब M1 को क्या कहते हैं लोग, M1 कहा जाता है नैरो कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही नैरो मनी का कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपने पूरी सर्कुलेशन की मनी को कहाँ काउंट किया, ये बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, इसीलिए इसको नैरो मनी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसको। डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम डिमांड करते हैं तो ये डिपॉजिट हमें वापस मिल जाते हैं, इसलिए इनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। मांग पर जमा है, हमारे कहने पे जमा कर रखा है, जब हम चाहेंगे चेक या ड्राफ्ट के थ्रू हम पैसे को निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। अब M2 में क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, तो देखो M2 में क्या आता है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, यानी ये वही है जेब वाला पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि M2 में M1 प्लस, यही होगा ना, ये आपका पूरा M1 ही तो है, ऊपर वाली डेफिनेशन को कॉपी किया है, यानी कि M2 की डेफिनेशन क्या होगी, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इंक्लूडिंग सेविंग डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक। सेविंग डिपॉजिट्स का मतलब है क्या, सेविंग डिपॉजिट्स का मतलब आपका हो जाता है, देखो टाइम डिपॉजिट यहाँ बोला, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद द पब्लिक विद टाइम डिपॉजिट, यानी कि टाइम डिपॉजिट का मतलब FD। टाइम डिपॉजिट FD होती है ना, फिक्स डिपॉजिट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बाउंड हो जाता है, उसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते, तुड़वा सकते हो, लेकिन फिर तुड़वाओगे तो नुकसान होगा,
और अगर एफडी करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा बाउंड हो जाता है, इसलिए इसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब हम चाहें तब अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लें। टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी, आरडी ये सब हो गए। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर हमें M2 निकालना है तो हम M1 को और टाइम डिपॉजिट जिसमें सेविंग डिपॉजिट भी इंक्लूड है कॉमर्शियल बैंक के साथ जो पब्लिक ने कर रखे हैं उसको जोड़ देंगे तो M2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला है हमारा M3। अब M3 क्या है? देखो M3 कहता है कि M1 का मतलब ये पूरा फॉर्मूला कॉपी करना है आपको, ठीक है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल। अब यहाँ क्या बोल रहा है? टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल, तो कहोगे कि सर ये तो M2 ही है। M2 इज इक्वल टू M3 नहीं होगा, यहाँ पर बोला है टाइम डिपॉजिट, यहाँ बोला है इंक्लूडिंग सेविंग डिपॉजिट, तो सेविंग डिपॉजिट M3 में नहीं आने वाला है, ठीक है, ये सेविंग डिपॉजिट नहीं आने वाला है, तो इसलिए टाइम डिपॉजिट प्लस कॉमर्शियल बैंक के साथ जो हमने रखे हुए M1 पूरा वही रहेगा। अब बात कर लेते हैं M4 की। M4 में कह रहा है कि M3 को ले लो प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब ये क्या है सर? देखो बेटा, आपको पता होगा कि जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हो वैसे आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा सकते हो। इसलिए M4 में क्या किया हमने, M3 को लिया और जो ये अभी चल रहा था ना कॉमर्शियल बैंक्स, अब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आ गया। लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करके, इसमें आप पैसा जो है इसको खरीदते हो, इस सर्टिफिकेट्स को, इसको कुछ दिन के लिए होल्ड करते हो, उस पर फिर अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। इसमें लगाया गया पैसा एक्सक्लूड हो जाएगा, इसको काउंटर नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या काउंट करेंगे, जब वहाँ पर हमने जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोल रखे हैं उसमें जो पैसा हमारा है सिर्फ उसको काउंट करेंगे। समझ में आ गई बात? बहुत ईजी था M1, M2, M3, M4। M1 का फॉर्मूला याद कर लो, M2 में M1 चिपकाओ प्लस ये चिपका लो टाइम डिपॉजिट, M3 में M1 चिपकाओ टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल चिपकाओ, M4 में M3 चिपका दो और टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस चिपका दो। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे दोनों लेक्चर्स जो मैंने पूरे आपको ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए और आपका मनी चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। मनी चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज विच पीपल एक्सपीरियंस अंडर द बार्टर सिस्टम। यानी कि जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम, पहली बात तो आपको बताना है बार्टर सिस्टम है क्या और उस टाइम पर क्या क्या डिफिकल्टीज लोगों को फेस करनी पड़ती थी। वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और स्टोरेज ऑफ वैल्यू ना, जो भी मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगी या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके वो वीडियो देख लेना। तो ये क्या है भाई, ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर है अगला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, डिस्कस द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द मनी इन एन इकोनॉमी। अब मनी के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। मनी क्या होती है मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको पहले, फंक्शन अभी मैंने पढ़ाया, कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करती है, तो इसमें प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और एक आपको अभी पढ़ाया कॉन्टीजेंट फंक्शन, ठीक है। अगला है आपका, व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसे कहते हैं, तो मनी सप्लाई में डेफिनेशन देनी है और उसके बाद अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। एक्सप्लेन द वेरियस मेजरमेंट का मतलब M1, M2, M3 और M4 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यूज्ड इन इंडिया। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो यहाँ पर आपको स्कैन करना है, आपको जस्ट ये स्कैन कर लेना है। ये विद्यापत एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर सारी की सारी PDFs आपको अपलोड कर दी जाती हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी है आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या मैं कभी कभी संडे को आप लोगों से बात करता हूँ लाइव आ करके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।